Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to teach you company accounts issue of shares. The targeted learning objectives are, after going through this topic, you will be able to understand and pass the journal entries on the issue of shares. So let's start the topic of passing journal entries on issue of shares of a company. A company can demand the entire amount in one single installment, or it can demand the amount in many installments. Installments are also known as the stages. So it depends upon the company whether it demands the entire amount in just one single installment or demands the amount in many installments known as the stages. If company goes for the second option, the installments or the stages could be named as application stage, allotment stage, and the calls stage. So we will learn how to pass the entries on these different stages. So let's start the topic. First of all, we'll have the application stage. The amount of money paid with various installments represents the contribution to share capital and should ultimately be credited to share capital account. जो भी पैसा एक कंपनी चाहे वो सिंगल इंस्टॉलमेंट में ले या बहुत सी इंस्टॉलमेंट्स में ले, वो सारा पैसा रिप्रेजेंट किसे करता है? रिप्रेजेंट करता है वो शेयर कैपिटल को, और अल्टीमेटली सारा ही पैसा जितना भी हम इंस्टॉलमेंट्स में भी अगर इकट्ठा करें तो वो सारा पैसा हम अल्टीमेटली उसे क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में. However, for the sake of convenience, initially individual accounts are opened for each installment. ताकि हमें आसानी रहे, इसीलिए क्या किया जाता है कंपनीज के द्वारा कि शुरू में इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं ईच इंस्टॉलमेंट के लिए. All money received along with application is deposited with a scheduled bank. तो जितना भी पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को मिलता है वो कहाँ डिपॉजिट करवाया जाता है? वो डिपॉजिट कराया जाता है एक शेड्यूल्ड बैंक में, एक सेपरेट अकाउंट में, जो कि सिर्फ इसी पर्पस के लिए एक कंपनी ओपन करती है. So what entry is passed at the time of receiving the application money? तो एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अभी आपने सुना कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करती है जो फाइनली जाना है शेयर कैपिटल अकाउंट में. क्योंकि ये पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लिया जा रहा है, इसीलिए इंस्टॉलमेंट्स को नाम दिया जाता है. तो सबसे पहला जो पैसे आएंगे वो आएंगे एप्लीकेशन की स्टेज पर. तो एप्लीकेशन की स्टेज पर जब पैसे आएंगे तो आपको क्या एंट्री पास करनी है? एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. पैसे आ रहे हैं बैंक में, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड. किस नाम से वो पैसे आए? तो आप लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट विच इज़ ओपन. तो ये टेम्परेरी अकाउंट है जो ओपन किया जा रहा है और बाद में इसे क्लोज कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके. नरेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एट द रेट रुपीज डैश पर शेयर. मान लीजिए अगर आपको पैसे मिले हैं 1000 शेयर्स पे तो आप यहाँ पे 1000 शेयर्स लिख देंगे. एट द रेट जो एप्लीकेशन का रेट होगा, अगर एप्लीकेशन का रेट 3 रुपीज़ है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट 3000 रुपीज़ एंटर कर देंगे. तो यहाँ आप अमाउंट भर सकते हैं 3000. तो इस तरह से हम इसकी एंट्री पास करते हैं. ऑन अलॉटमेंट, आपको पता है एप्लीकेशन जो है वो कंपनी रिसीव करती है. अगर जो एप्लीकेंट्स हैं
उनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जब कंपनी प्रोसीड करती है अलॉटमेंट की स्टेज पर, तो यहाँ पर भी कंपनी पैसे डिमांड करेगी उन अलॉटीज से जिनको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं. सो व्हाट इज दिस अलॉटमेंट? व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड. So this is very important. Minimum subscription must be received by the company. If minimum subscription has been received, only then company can go with the allotment process. So when minimum subscription has been received and certain legal formalities on the allotment of shares have been duly complied with, the directors of the company proceed टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो कौन करता है शेयर्स की अलॉटमेंट? किसके द्वारा की जाती है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा. कब की जाएगी? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल चुका हो, क्योंकि तभी कंपनी को परमिशन मिलती है कि शेयर्स को अलॉट किया जाए. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिली हो तो अलॉटमेंट नहीं हो सकती और सारा पैसा कंपनी को करना पड़ता है वापस. आगे देखते हैं. द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इम्प्लाइज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाती है तो कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एप्लीकेंट्स के साथ. सो इट इम्प्लाइज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट्स, एंड एप्लीकेंट्स नाउ बिकम the allottees and finally assume the status of shareholders or members of the company. तो कंपनी और जो आपके एप्लीकेंट्स हैं उनके बीच अलॉटमेंट वाली स्टेज पे होता है एक कॉन्ट्रैक्ट. तो अलॉटमेंट बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट की ही स्टेज है. जब आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो एप्लीकेंट को बोला जाता है अलॉटीज, और अलॉटमेंट के बाद इन जो अलॉटीज हैं इन्हीं का नाम अब क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर्स. नाउ दे बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स को हम बोलेंगे अब ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज कंपनी के असल मालिक कौन है? ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स ही हैं. तो अलॉटीज विल बिकम द शेयर होल्डर्स. Now we'll discuss the journal entries with regard to allotment of shares, which are as follows. For transfer of application money. Application money को मैंने आपको बोला था कि अल्टीमेटली ये सारा पैसा कहाँ जाना है? शेयर कैपिटल अकाउंट में. तो एप्लीकेशन मनी पे जो पैसे आए वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे. कौन सी स्टेज में शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? अलॉटमेंट की स्टेज पे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या बनाना है? शेयर कैपिटल अकाउंट को ही बनाना है. उसी को बनाने के लिए हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कर देंगे ट्रांसफर. नरेशन क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी ऑन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, डैश शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उनके ऊपर आप इस पैसे को करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र. मान लीजिए अगर 1000 एप्लीकेशंस आई हैं लेकिन उसमें से आपने सिर्फ 900 को अलॉट किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 900 आप लिख देंगे. नेक्स्ट इज फॉर मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक कंपनी के पास 1000 एप्लीकेशंस आई थी और उसमें से उसने 900 को अलॉट किया और 100 को किया रिजेक्ट, तो यहाँ पे जो 900 वाली मैंने बात की थी वो तो अभी आपने पहले देखा कि हमने एंट्री पास की. दोबारा से दिखाती हूँ हमने क्या लिखा. यहाँ पे हमने लिखा था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे आपने जो अलॉट किए थे उनको आपने ट्रांसफ़र किया था शेयर कैपिटल अकाउंट में, और अगर आपके शेयर्स जो आपने अलॉट नहीं किए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, उनके लिए पैसा करना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो एप्लीकेंट्स जिन्हें शेयर्स दिए ही नहीं कंपनी ने, तो उनका पैसा कंपनी को करना है वापस. एंट्री क्या बनाएगी कंपनी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि कंपनी का पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एप्लीकेशन अकाउंट से पैसे अब आप वहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए एप्लीकेशन अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड. नरेशन बन जाएगी एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर डैश नंबर ऑफ शेयर्स. जैसे मेरे केस में कितने हैं? 100 शेयर्स. नेक्स्ट हम पास करेंगे फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अब कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट वाली स्टेज पे पहुंच चुकी है.
अलॉटमेंट पे कंपनी मांगेगी कुछ पैसा। मान लीजिए कंपनी ने अलॉटमेंट पर जो रेट फिक्स किया वो 3 रुपीज़ फिक्स किया है पर शेयर। तो अब कंपनी अलॉटेड शेयर्स पर पैसा मांगेगी। जैसे मेरे केस में कितने शेयर्स हैं, मेरे केस में है टोटल, मैंने एग्जांपल लिया था 900 अलॉट किए, तो 900 इंटू 3, इतने शेयर्स पर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब कंपनी ने 2700 रुपीज़ की डिमांड की है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या है, कंपनी इज आस्किंग फॉर अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट को ड्यू किया जा रहा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एप्लीकेंट्स जो हैं उन्हें कंपनी ने, उन्होंने डिमांड की थी आपसे ज़्यादा शेयर्स की। मान लीजिए कोई एक्स नाम का कोई आपका एप्लीकेंट था, उसने आपसे डिमांड किए कंपनी से 200 शेयर्स, लेकिन कंपनी ने उसे अलॉट कितने किए, कंपनी ने उसे अलॉट किए सिर्फ 100 शेयर्स। इसका मतलब उसके रिमेनिंग जो 100 हैं वो क्या हैं, वो एक्सेस शेयर्स हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जिनके ऊपर उसने पैसा तो कंपनी को दिया है लेकिन उसके ऊपर उसे शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं मिली। तो ये वाले जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स थे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को मिली है, ये कंपनी को करनी पड़ेगी, यहाँ पे एडजस्ट करेगी। वो कहाँ एडजस्ट कर सकती है उसको, वो एडजस्ट करेगी उसे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी पैसा वापस क्यों नहीं कर रही? रीज़न बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट पर भी तो आपसे पैसे मांगने हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर तो आपने कंपनी को एक्सेस मनी दी, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे भी तो कंपनी आपसे पैसे मांगेगी उन शेयर्स पे जितने शेयर्स कंपनी ने आपको अलॉट किए। तो वहाँ पे कंपनी क्या कर देती है, अलॉटमेंट पे आपका एक्सेस मनी उसे रिफंड करने से पहले वो आपसे जो उसने अलॉटमेंट पर मांगने हैं उतना वो एडजस्ट कर लेती है। तो ये एंट्री एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में से पैसे उतने डेबिट किए जा रहे हैं और कहाँ उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। नरेशन क्या बनेगी, एप्लीकेशन मनी ऑन, जैसे मेरे केस में है ऑन 100 शेयर्स एट द रेट रुपीज़। अब कितने पैसे थे एप्लीकेशन के, मान लीजिए 3 रुपीज़ थे पर शेयर, एडजस्टेड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इस तरह से हम इसको एंट्री को पास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब आपको सारे ही शेयर्स पर जितने आपने अलॉट किए हैं आपको अलॉटमेंट मनी मिल जाती है, तो आप उसकी एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि मनी रिसीव हो रहा है कंपनी में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किस स्टेज का, कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट की स्टेज का। नरेशन बन जाएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं एट द रेट, यहाँ पे रेट आ जाएगा आपकी जो अलॉटमेंट है उसका पर शेयर। जर्नल एंट्रीज जो हमने नंबर 2 और नंबर 4 पे डिस्कस की, उनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो क्या कंबाइन एंट्री हम बनाएंगे, कंबाइन एंट्री आपकी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम किसके लिए करेंगे, बैंक अकाउंट हम यहाँ पे पास करेंगे फॉर जो पैसा कंपनी ने किया है रीफंड, उसके लिए। तो नरेशन बन जाएगी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट एंड बैलेंस रीफंडेड। अगर सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो रहा तो जितना पैसा रह गया है जो कंपनी ने आपका वापस करना था उसे वो रीफंड कर देगी। नेक्स्ट आपकी जो स्टेज आती है वो है कॉल्स की। कॉल्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग शेयर्स फुली पेड अप and for realizing the full amount of shares from the shareholders. In the event of shares not being fully called up till the completion of allotment, the directors have the authority to ask for the remaining amount on shares as and when they decide about the same. तो डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये कि जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत पड़े पैसे की, उस हिसाब से वो शेयर होल्डर्स से कॉल करके पैसा जो है उसकी डिमांड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जब कंपनी कॉल्स को ड्यू करती है तो
तो वो कॉल की टाइम पर क्या एंट्री पास करेगी? कॉल को ड्यू करने के लिए एंट्री पास की जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड। कॉल के नाम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट, और इट कुड बी फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो भी आपकी कॉल्स के नाम है वो आप यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन में कि क्या नाम आपको दिए हैं, उसके हिसाब से आप कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज डैश पर शेयर। तो कॉल का जो रेट होगा उस हिसाब से आप अपने अमाउंट को कर लेंगे ड्यू। जब कॉल की मनी रिसीव होती है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। नरेशन बन जाएगी कॉल मनी रिसीव्ड। नाउ विल डिस्कस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स बेसिकली रिलेट करता है डिफॉल्टर्स के साथ, जो डिफॉल्ट करते हैं और पैसा कंपनी को ड्यू मनी नहीं देते ड्यू डेट पर। इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी ऑफ द कॉल्स। तो ये भी हो सकता है कि ड्यू मनी अलॉटमेंट पे ना मिली हो, ये भी हो सकता है कि ड्यू मनी कॉल्स पे ना मिली हो। सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। तो जो पैसा हमें नहीं मिला होता कंपनी को डिमांड करने पे, उस पैसे को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, या इसे अनपेड कॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉल्स इन एरियर्स रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल द कॉल्स अकाउंट। सच अमाउंट शैल अपीयर एज नोट्स टू अकाउंट। तो ये क्या शो करता है कॉल्स इन एरियर? ये डेबिट बैलेंस शो करता है कॉल्स अकाउंट का। तो इसका अमाउंट हम कहाँ दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। However, where a company maintains calls in arrear account, it needs to pass the following additional journal entry. अगर कंपनी ने एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रखा है तो कंपनी को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। 2 आप लिख देंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं नहीं मिली हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं मिला या शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के पैसे नहीं मिले। तो जो भी पैसे नहीं मिले वो कंपनी कहाँ उसको शो कर सकती है? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके शो कर सकती है। नरेशन बन जाएगी कॉल्स इन एरियर्स ब्रॉट इन टू अकाउंट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी known as the AOA may empower the directors to charge interest. Interest could be charged at a stipulated rate on calls in arrear. अगर आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस चीज़ की परमिशन देती है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं डिफॉल्टर से एक पर्टिकुलर रेट पर। If the articles are silent in this regard, the rule contained in table F shall be applicable, which states that interest at a rate not exceeding 10% per annum shall have to be paid on unpaid amount on shares for the period intervening between the day fixed for the payment and the time of actual payment thereof. तो अगर आपके AOA silent है तो टेबल F of the Companies Act 2013 फॉलो किया जाएगा। वहाँ क्या लिखा है? उसने हमें क्या गाइडलाइन दी है? कहता है आप डिफॉल्टर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लेकिन 10% पर एनम से ज़्यादा का रेट नहीं होना चाहिए। कितने पीरियड के लिए चार्ज किया जाएगा? इंटरवीनिंग पीरियड के लिए। क्या होता है इंटरवीनिंग पीरियड? वो डे जो आपने फिक्स किया था एक्चुअल पेमेंट के लिए, तब से लेके वो डे जो एक्चुअल पेमेंट मिली आपको, इसके बीच का जो पीरियड है, जितने भी नंबर ऑफ डेज गए, उन डेज के लिए कंपनी उससे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। नेक्स्ट इज कॉल्स इन एडवांस। ऐसा नहीं होता कि हमेशा लोग डिफॉल्टर ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा एडवांस में दे देते हैं कंपनी को उन कॉल्स पर जो कॉल कंपनी ने अभी तक की भी नहीं है। मतलब कंपनी ने कॉल की नहीं लेकिन कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को एडवांस पैसे दे रहे हैं कॉल्स के।
अगर कॉल्स इन एरियर था तो वहाँ क्या था कि कंपनी कॉल कर रही है लेकिन शेयर होल्डर ने पैसे दिए नहीं। यहाँ ठीक उल्टा है, कंपनी ने कॉल की भी नहीं और शेयर होल्डर ने आपको उस कॉल के पैसे पहले ही दे दिए। वो पैसे कब दे सकता है आपको कॉल के? वो पैसे दे सकता है आपको अलॉटमेंट के टाइम पर भी एडवांस आ सकता है, या फिर आपकी जो कॉल्स हैं उस टाइम पर भी आपको एडवांस मिल सकता है। तो समटाइम्स शेयर होल्डर्स पे अ पार्ट और द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड। द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखना है आपको, जो पैसा आपको नहीं मिला, एडवांस मिला, एडवांस कंपनी के लिए क्या है? एडवांस कंपनी के लिए है एक लाइबिलिटी एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो उसके लिए क्या खोलती है कंपनी? एक नया अकाउंट खोलती है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी इसीलिए क्रेडिट शो करता है ये। अमाउंट रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ कॉल्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। तो पैसा आपको जो एडवांस मिल गया उसकी एडजस्टमेंट कब होगी? वो जिस इंस्टॉलमेंट से रिलेट करता था पैसा, उस इंस्टॉलमेंट वाली डेट पर उस एडवांस मनी को कंपनी करेगी एडजस्ट। सो एडजस्टेड टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ कॉल्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। Table F of the Companies Act provides for the payment of interest on calls in advance at a rate not exceeding 12% per annum. अगर टेबल F ने कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आपको बोला था, तो टेबल F ये भी कहता है कि एडवांस के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन वो इंटरेस्ट का जो रेट है वो 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Following journal entry is recorded for the amount of calls received in advance. Entry is bank account debited to calls in advance account. Bank account debited क्योंकि पैसा आया कंपनी के पास, calls in advance account has been credited because it is a liability, और liability का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। नरेशन क्या बनेगी? amount received on calls in advance. On the due date of the calls, the amount of calls in advance is adjusted by the following entry. जब actual date आई तब हमें क्या लिखना है? Calls in advance account को करना है बंद। देखिए, जब हमने calls in advance account को पहली बार खोला था तो क्रेडिट किया था। ये क्या किया था हमने इसको? हमने इसे क्रेडिट किया था। अब इस अकाउंट को किया जाएगा बंद। कैसे? देखिए, इस अकाउंट को किया गया है डेबिट, तो अकाउंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट। अब ये चीज़ आपकी क्रेडिट होगी। क्या चीज़ क्रेडिट होगी? उस कॉल का नाम क्रेडिट होगा जिस कॉल का पैसा आपको एडवांस पहले मिला था। सो कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड विद द कॉल मनी ड्यू। I hope this topic is very much clear to you. Thank you so much for watching.